दोस्तों, क्विक स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी सार संग्रह, जो कि आपकी कक्षा 6 से लेकर 12 तक का है। इसमें दोस्तों सभी क्वेश्चन ऑनलाइनर है और विशेष आकर्षक ये है कि दोस्तों इसमें अध्यायवार रिवीजन नोट्स दिया हुआ है। इसी क्रम में हम लोग अभी जो है भारतीय राज व्यवस्था पढ़ रहे हैं। ठीक है, भारतीय राज व्यवस्था पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग जो है 13 वीडियो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं भारतीय राज्य व्यवस्था का। आज हम लोग 14वां वीडियो करेंगे। ठीक है दोस्तों, 13वां वीडियो में हम लोग जो है गवर्नर यानी राज्यपाल के बारे में देखे थे और इसके बाद जो हम लोग 14वां जो वीडियो है आज का हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था में, इसमें हम लोग जो है राज्य विधान परिषद के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों आज हम लोग जो है राज्य विधान मंडल के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। दोस्तों, आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना आप जरूर करिएगा। आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। आप लोग लाइक करिएगा तो हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो और लाता रहूँ। तो चलिए हम लोग बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन से। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत में जो है राज्य विधान मंडलों का जो उच्च सदन कौन सा होता है दोस्तों? तो कौन होता है? तो ये विधान परिषद होता है। और राज्य के वित्तीय लेखों पर कौन नियंत्रण रखता है? कौन रखता है? तो ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होता है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में CAG कहते हैं, कैग, ये रखता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि राज्य में उच्च सदन विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? ये दोस्तों अधिकतम जो है 4 माह तक जो है रोक सकती है। ठीक है, तो ये जो है विधान परिषद किसी भी साधारण विधेयक को अधिकतम 4 माह तक जो है रोक सकती है। अगला देख लेते हैं कि राज्य मंत्री परिषद से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद देख लेते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 163 क्या कह रहा है कि राज्यपाल को सलाह एवं सहायता के लिए मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान है। किसमें? अनुच्छेद 163 में। अनुच्छेद 164 जो है इसमें है कि राज्य के मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति होगा। ठीक है, अनुच्छेद 164 में है कि राज्य के जो भी मंत्रिमंडल होंगे उनका सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व किसके प्रति होगा? ये विधानसभा के प्रति होगा। अनुच्छेद 166 में है कि राज्य सरकार के कार्य का संचालन किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 166 में। अनुच्छेद 167 की बात करें इसमें दोस्तों राज्यपाल को सूचना प्रदान करने का मुख्यमंत्री का कर्तव्य के बारे में बताया गया है। अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन एवं उसे समाप्त करने का अधिकार प्राप्त है? तो किस अनुच्छेद के तहत? तो दोस्तों अनुच्छेद जो है 169 के तहत प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राज्य की विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या किस अनुच्छेद में निर्धारित की गई है? तो विधानसभा में सदस्य की संख्या जो है दोस्तों अनुच्छेद 170 में निर्धारित की गई है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? तो ये कौन करता है दोस्तों? तो भारत का ये निर्वाचन आयोग करता है। इसमें है कि राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है, परंतु इसे जो है समाप्त किया जा सकता है। राज्य विधान परिषद को कभी भंग नहीं किया जा सकता है, परंतु इसको जो है समाप्त किया जा सकता है। अगला देख लेते हैं कि भारत के किस राज्य में जो है समान नागरिक संहिता यानी जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है? कहाँ लागू है दोस्तों? तो ये गोवा में लागू है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राज्य का विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? किसको सौंपता है? ये दोस्तों उपाध्यक्ष को जो है, ये राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो राज्यसभा के उपाध्यक्ष को जो है, राज्य का विधानसभा का अध्यक्ष जो है राज्य के विधानसभा के उपाध्यक्ष को जो है अपना त्याग पत्र सौंपता है। ठीक है, अगला है कि मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है और ये राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न कार्य करता है। कौन? ये मंत्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद इधर। अगला है कि विधानसभा के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? किसके द्वारा लिया जाता है दोस्तों? ये राज्यपाल के द्वारा जो है लिया जाता है। अगला है विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है दोस्तों?
विधानसभा के लिए न्यूनतम आयु होना चाहिए 25 वर्ष, ठीक है। राज्यपाल के लिए 35 वर्ष, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और लोकसभा के लिए 25 वर्ष न्यूनतम उम्र सीमा चाहिए। अगला देख लेते हैं कि विधानसभा के विघटन के पश्चात उसका जो है अध्यक्ष अधिकतम 6 माह समय तक अपने पद पर बना रह सकता है। ठीक, अगला है कि राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? तो ये दोस्तों राज्य विधानसभा के द्वारा किया जाता है। अगला है कि वर्ष 1956 में किसने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल थे? कितने पुनर्गठित राज्यों में जो है द्विसदनीय विधानमंडल था? कितने में? 5 राज्यों में था। ठीक है। अगला है कि प्रथम महिला मुख्यमंत्री भारत के किस राज्य में बनी थी दोस्तों? ये बनी थी उत्तर प्रदेश। कौन थी? ये सुचेता कृपलानी थी। यह भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी, जो 1963 से 67 तक रही थी। कहाँ? उत्तर प्रदेश की। ठीक है। अगला है कि विधानसभा में सदस्य की संख्या के बारे में यहाँ बताया गया है। ठीक है। इधर राज्य है और इधर सदस्य है विधानसभा में। आंध्र प्रदेश में विधानसभा सदस्य कितना है? 175 है। असम में विधानसभा 126, छत्तीसगढ़ में 90, गुजरात में 182, हिमाचल प्रदेश में 68, कर्नाटक में 224, मध्य प्रदेश में 230, मणिपुर में 60, मिजोरम में 40, उड़ीसा में 147, राजस्थान में 200, तमिलनाडु में 234, त्रिपुरा में 60, उत्तराखंड में 70। ठीक है। अगला देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में 60, बिहार में 243, गोवा में 40, हरियाणा में 90, झारखंड में 81, केरला में 140, महाराष्ट्र में 288, मेघालय में 60, नागालैंड में 60, पंजाब में 117, सिक्किम में 32, तेलंगाना में 119, उत्तर प्रदेश में 403, पश्चिम बंगाल में 294, केंद्र शासित प्रदेश में देख लेते हैं। दिल्ली में 70 विधानसभा सीटें हैं। पुदुचेरी में कितना है? 30 है। ठीक है। जम्मू कश्मीर में 83 है और प्लस 24 जो है पीओके के लिए रिक्त है, खाली है। ठीक है। अगला हम लोग देख लेते हैं उच्च न्यायालय के बारे में। ठीक है। हाई कोर्ट के बारे में हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट को है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं? तो ये दोस्तों कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। कौन? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ठीक है। अगला है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते जो है किस निधि से दिए जाते हैं दोस्तों? तो ये राज्य की जो है संचित निधि, राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। उच्च न्यायालय और के न्यायाधीश के वेतन और भत्ता राज्य के संचित निधि से। अगला है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय से पूर्व किस उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है? ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय। न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया में 3 सदस्यीय समिति भारत के मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का कोई अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश। ठीक है। अगला है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, एक प्रख्यात विधिवेता। ये है 3 सदस्यीय समिति प्रक्रिया में होना चाहिए, समिति में। अगला है कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? तो ये राष्ट्रपति को संबोधित करता है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। अगला है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? कितना है दोस्तों? तो ये 62 वर्ष है। ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु। अगला है कि जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु रिट जारी करता है तो उस लेख को क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं हम लोग परमादेश कहते हैं। ठीक है। परमादेश कहते हैं। अगला है कि भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? तो वर्तमान में उच्च न्यायालय की संख्या 25 है। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में वैधानिक अधिकार है।
जिसकी रक्षा के लिए उच्च न्यायालय रीट जारी कर सकता है। अगला है कि राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं आता है। दोस्तों परामर्श संबंधित जो क्षेत्र अधिकार नहीं आता है। अगला है कि अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण कौन सी याचिका करती है। दोस्तों ये उत्प्रेषण करता है। अगला है कि मूल अधिकारों का संरक्षण उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आता है। मूल अधिकार का संरक्षण जो है उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के अधिकारिता में आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश के अंतर्गत कौन सम्मिलित नहीं होता है। दोस्तों तो ये अधिकरण न्यायाधीश जो है शामिल नहीं होता है। अब उच्च न्यायालय से संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है। अनुच्छेद है विषय वस्तु, अनुच्छेद इधर विषय वस्तु। ठीक है। अनुच्छेद 214 क्या कह रहा है कि राज्य के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगा अनुच्छेद 214 में। अनुच्छेद 215 में होगा कि उच्च न्यायालय अभिलेख के न्यायालय के रूप में होगा। ठीक है। 215 में है कि उच्च न्यायालय जो है अभिलेख के न्यायालय के रूप में होगा। ठीक है। 216 में है कि उच्च न्यायालय का गठन के बारे में अनुच्छेद 216 में है। 217 में है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए नियुक्ति तथा अर्हताएं। 18 में है 218 में कि उच्च न्यायालय में उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ प्रावधानों का लागू होना। 219 अनुच्छेद में है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ ग्रहण के बारे में है। 220 में है कि अस्थायी न्यायाधीश बहाल होने के बाद प्रैक्टिस पर प्रतिबंध। 221 में है अनुच्छेद में कि न्यायाधीशों का वेतन और भत्ता इत्यादि। अनुच्छेद 222 है कि किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण। अनुच्छेद 223 में है कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अनुच्छेद 224 में है अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 224 में है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पेंशन भारत के संचित निधि से दिया जाता है। यानी उच्च न्यायालय के जो भी न्यायाधीश है तो अगर पेंशन देना हो तो कहाँ दिया जाता है, तो ये भारत के संचित निधि से दिया जाता है। अगला देख लेते हैं अनुच्छेद 224 ए जो है इसमें उच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में। अनुच्छेद 225 में उच्च न्यायालयों का क्षेत्र अधिकार के बारे में। अनुच्छेद 226 जो है कुछ रीट याचिकाएं जारी करने की उच्च न्यायालयों की शक्ति के बारे में। अनुच्छेद 226 ए अनुच्छेद 226 के अंतर्गत केंद्रीय अधिनियम की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं किया जाना निरस्त होगा। ठीक। 227 में उच्च न्यायालय की सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति है। अनुच्छेद 228 में उच्च न्यायालयों में कुछ मामलों का स्थानांतरण होगा। ये अनुच्छेद 228 में है। 228 के ए में है कि राज्य अधिनियमों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के विस्तारण के लिए विशेष प्रावधान है। 229 में है कि पदाधिकारी तथा सेवक एवं उच्च न्यायालयों के व्यय। 230 में है उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार। 231 में है दो या अधिक राज्यों के लिए एक साझे उच्च न्यायालय की स्थापना। यह अनुच्छेद नाम है 231 में है। तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगला नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग है उच्च न्यायालय और इसका अधिकार क्षेत्र कहाँ है और कहाँ कहाँ स्थित है, कब कब स्थापना हुआ, पूरा जितना है सभी के बारे में देखेंगे। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और साथ में लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। साथ में अगर आप लोग को करंट अफेयर का और इसका PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग जो है जाके ज्वाइन करिए टेलीग्राम, वहाँ से आप लोग को PDF मिला। साथ में दोस्तों अगर वीडियो खत्म होने के बाद यहाँ कॉर्नर में जो है यहाँ और यहाँ आप लोग को जो है ये इससे पहले का वीडियो इसका आ जाएगा और साथ में करंट अफेयर का प्लेलिस्ट आ जाएगा। तो आप लोग वो देखना चाहते हैं तो वहाँ क्लिक करके ज़रूर देखें। धन्यवाद।